अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है, क्या कहते हैं, ग्राफ्स का स्पेसिफिकली इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज और मिनिमम स्पैनिंग ट्री मेन टॉपिक कराएंगे। सही। अच्छा, अब इसके अंदर ग्राफ्स के अंदर ना कुछ प्री रेक्विजिट पता होने चाहिए, प्री रेक्विजिट आने ही चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ है, डिस्क्रीट में पढ़ा है। फिर उसके अलावा हमने वैसे भी पढ़े हुए हैं चीज़ें। ये मेन चीज़ है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट एल्गोरिथमिकली हम लोग कैसे करते हैं, कि सी एस के अंदर हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। पेरेंट नोड टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, वर्टिसेस एजेस पता होने चाहिए। सही है। अच्छा, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री हैं। अनडायरेक्टेड ट्री, ये बात याद रखनी है। उससे बस एक ही प्रॉपर्टी चेंज होती है, ये वाली नंबर ऑफ एजेस वाली, जैसे मेंशन करा हुआ है। डायरेक्टेड ट्री में वैसे हमें कराया नहीं गया, तो डायरेक्टेड ट्री का एज सच पढ़ाऊंगा भी नहीं। तो इससे वन डायरेक्टेड में हम लोग का फोकस होगा। अच्छा, हमारा अनडायरेक्टेड के अंदर अब हम लोग जब देखने जाते हैं तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्री की प्रॉपर्टी है, और ये हमेशा होल्ड करती है अनडायरेक्टेड ट्री के लिए, कि उसकी जो नंबर ऑफ एजेस है ना, वो नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस वन। नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस वन। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ट्री इज कनेक्टेड। कनेक्टेड से मतलब क्या होता है? कनेक्टेड से मतलब होता है कि आप ना किसी भी पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स को रीच कर सकें। अब जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बना लें, ये ट्री बना लें, ये वो कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो यहाँ पे कनेक्टेड से मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ या ट्री कनेक्टेड होने से मतलब ये है कि आज सारे वर्टिसेस जो हो ना, जो भी जितने भी वर्टिसेस हैं, उनसे बाकी सारे वर्टिसेस रीच कर पाओ। जैसे कि ये वाला वर्टिस है ए, इससे हम लोग ये वाला वर्टिस भी रीच कर सकते हैं, ये वाला वर्टिस भी रीच कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। ये वाला रीच करने के लिए क्या करना होगा? ए से ऊपर जाएंगे, इधर वाले के लिए नीचे चले जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, इधर भी, इधर भी। कनेक्टेड। इसी तरीके से ग्राफ में भी यही होता है। ग्राफ में भी तुम्हारे को सारे नोड्स, क्योंकि ट्री भी एक टाइप ऑफ ग्राफ है ना, तो तुम्हारे ग्राफ और कनेक्टेड ट्री की प्रॉपर्टी है कि उसको कनेक्टेड होना है। तो ट्री एक कनेक्टेड ग्राफ होता है। ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ, वही वाली बात कि हर नोड से बाकी सारे नोड पर पहुंच सके। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ग्राफ ये दिया हुआ है और एक और अलग से नोड है, इसको ना रीच नहीं करा जा सकता। अगर इसको रीच नहीं करा जा सकता तो फिर ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, और अगर कनेक्टेड ग्राफ नहीं है तो ये कनेक्टेड ट्री हो ही नहीं सकता। सही है। ये वाली बात याद रखनी है। फिर हमारी एक प्रॉपर्टी पहली वाली भी इंपॉर्टेंट है याद रखने की, कि नंबर ऑफ एजेस इन अ ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस वन। और दूसरी प्रॉपर्टी ट्री की, देयर आर नो साइकिल्स। ट्रीज के अंदर साइकिल नहीं होता। साइकिल से मतलब क्या है? एक ग्राफ के अंदर साइकिल जब होता है, जब अगर तुम जैसे यहाँ पे एक ये लाइन बना दी, अभी तो कोई साइकिल नहीं है, लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन भी बना दूँ, तो प्रॉब्लम आती है कि ये ट्री इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल बन गया, क्योंकि इस वाले नोड, क्या कहते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, डी से बी जा सकते हैं। लेकिन इससे हो क्या गया कि तुम्हारा बार बार बी चले जा रहा है। आपके यहाँ पे साइकिल कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे ट्री में साइकिल है तो वो ट्री नहीं है, वो एक साइक्लिक ग्राफ है। सही है। ये बात हो गई। अच्छा, फिर हमारे आता है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री होता है, एक ग्राफ अगर दे दिया जाए, अगर यहाँ पे जैसे एक ग्राफ दे दिया जाए, जैसे ये एक ग्राफ है, ये ट्री नहीं है, एक ग्राफ है। अगर एक कनेक्टेड ग्राफ, अच्छा कनेक्टेड ग्राफ दिया जाए, अगर कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा ना, कनेक्टेड मतलब बता दिया था कि सारे नोड से सारे नोड रीच कर पाए, अगर कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा ना, तो फिर ये तुम्हारा स्पैनिंग ट्री बन ही नहीं सकता किसी भी ग्राफ का, अगर वो कनेक्ट उस ग्राफ का। सही है। तो कनेक्टेड ग्राफ होगा तभी स्पैनिंग ट्री बनेगा। अच्छा, अब स्पैनिंग ट्री होता क्या है? स्पैनिंग ट्री होता है कि अगर तुम्हें जैसे ये वाला ग्राफ दे दिया जाए, यहाँ पे ये कनेक्टेड ग्राफ है, हाँ है, यहाँ से सारे नोड एक दूसरे को रीच कर सकते हैं। अगर ये ग्राफ दे दिया जाए, स्पैनिंग ट्री एक सब सेट ऑफ ग्राफ होगा। सब सेट से मुराद क्या है? तुम्हारा ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होती है एजेस और वर्टिसेस में।
तो मेरा सबसेट से मुराद ये है, सब ग्राफ से मुराद ये है कि हम लोग कुछ एजेस हटा दें, अगर अगर कुछ एजेस हटा दी जाएं, जैसे ये एज हटा दी जाए, कुछ एजेस हटा के, ताकि हम लोग साइकिल ख़त्म कर दें। अगर हम लोग साइकिल ख़त्म कर दें एजेस हटा के, ये हमने साइकिल ख़त्म कर दिया, ये भी हटा के, सही है, ये हमने साइकिल ख़त्म करा, तो फिर ये स्पैनिंग ट्री कहलाएगा, क्योंकि ये ट्री की प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहा है सारी। ये सारी ट्री की प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहा है कि कनेक्टेड भी होना चाहिए, v-1 एजेस हैं, काउंट कर लो, 7 टोटल वर्टिसेस हैं, तो एजेस कितनी है, 6 एजेस हैं, सही है। और ये जो है कनेक्टेड भी है। तो ये फिर तो आपका ट्री बेसिकली एक ग्राफ के अंदर से एजेस हटा के, सब सेट ऑफ एजेस लेके हम उसको अगर ट्री बना दें ना, तो वो तुम्हारा स्पैनिंग ट्री कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल है, सब नोट्स में मैंने दी हुई भी है कि ये अगर ग्राफ ये वाला लिया जाए जो स्लाइड में दिया हुआ था, इसको अगर खोल के यहाँ पे इसकी कुछ स्पैनिंग ट्री बनाई है, एक ये स्पैनिंग ट्री है, एक ये स्पैनिंग ट्री है, एक ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बन सकती हैं, सही है, एक ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बन सकती हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। अब मैंने यहाँ पे बोला एक ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बन सकती हैं, कोई अगर तुम्हारे इन ग्राफ्स के एजेस पे अभी वेट नहीं है, लेकिन अगर जैसे वेट दे दें एजेस को, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है ना, वो स्पैनिंग ट्री जिसके सारे एजेस का सम जो है ना सबसे कम आए सारी पॉसिबिलिटीज़ में। मतलब कि अगर तुम्हारे इस ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, तो हमें उन सारे स्पैनिंग ट्री की पॉसिबिलिटी में से सबसे कम वाले, सबसे छोटे वेट, टोटल वेट वाली स्पैनिंग ट्री होगी, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिखाई, एक स्पैनिंग ट्री ये रहा जिसका टोटल वेट आया 48, सम ऑफ एजेस। और जब इसका लेकिन इसका इस ग्राफ का लेकिन एक दूसरा वर्जन, एक दूसरा स्पैनिंग ट्री भी है जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 8 सम करो तो यहाँ पे 37 आता है, जिसका इससे कम है। अब क्या कहते हैं, इस ग्राफ के अंदर ना दो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बन सकती हैं। स्पैनिंग ट्रीज तो अच्छी खासी बन सकती हैं, लेकिन दो दो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बनती हैं, और वो हो सकता है कि एक ग्राफ की मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हों, सही है, तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होती, सही है। ये तुम्हारा हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अच्छा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को के बनाने के भी तरीके होते हैं। अब जैसे कि तुम्हारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के पास दो एल्गोरिदम है बनाने के लिए, एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम और एक है प्रिम्स एल्गोरिदम। अब क्रुस्कल और प्रिम्स याद आ रहा होगा, डिस्क्रीट के अंदर हमने ये पढ़ा था। हाँ, क्रुस्कल और प्रिम्स डिस्क्रीट से याद आ रहा होगा कि डिस्क्रीट मैथ के अंदर भी हम लोग करते थे, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का कोर्स में, कि मैथमेटिक्स में, कि हम लोग को मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, अब उसके अंदर क्योंकि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे तो उसका ड्राई रन वगैरह अलग होता था। यहाँ पे ड्राई रन अलग होगा क्योंकि हमें इसको एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एल्गोरिदम कैसे काम करता है हमें उसका ड्राई रन करके दिखाना है, हमें ये नहीं दिखाना ग्राफ बनते हुए, सही है। तो हमें इसका करते, तो इसलिए इसके अंदर ड्राई रन डिफरेंट होगा, तो इसका डिस्क्रीट जैसा ड्राई रन नहीं करना। अच्छा, अब इसके अंदर बात आती है कि तुम्हारा क्रुस्कल एल्गोरिदम काम कैसे करता है। देखो, क्रुस्कल एल्गोरिदम के अंदर तुम उसको ना प्रोवाइड कर देते हो वर्टिसेस और एजेस, वर्टिसेस लिस्ट और एजेस की लिस्ट प्रोवाइड करते हो, सही है। अब क्रुस्कल के अंदर करते क्या है, क्रुस्कल के अंदर हम लोग का क्रुस्कल बेसिकली ना ये फॉलो करता है कि आप ना छोट सब पूरा ग्राफ देखो, जैसे ये ग्राफ है, इधर से सारी एजेस में से सबसे छोटी एज उठा लो। यहाँ पे सबसे छोटी एज कौन सी है, एच जी, इसको उठा लिया। इसके बाद उसके बाद कोई छोटी एज उठा लो। यहाँ पे दो और पॉसिबिलिटीज आ गई, आई सी और जी एफ, दोनों 2 2 हैं, इन दोनों में से कोई उठा लो, और इसी तरीके से बिल्ड करते जाओ, बस ये ध्यान रखते हुए कि कोई साइकिल ना बने, और जैसे ही कि तुम्हारा वो बन जाए, पूरा का पूरा ये सारे वर्टिसेस के साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो तुम्हारा फिर रुक जाना है, सही है। ये वाला होता है एल्गोरिदम क्रुस्कल का। अच्छा, अब क्रुस्कल का एल्गोरिदम को एल्गोरिथमिकली काम कैसे करता है। क्रुस्कल का एल्गोरिदम बेसिकली एल्गोरिथमिक इस तरीके से काम करता है कि हम लोग पहले एक ए
एक एम्प्टी सेट इनिशलाइज करते हैं। ये हमारा बेसिकली स्टोर करेगा वो एजेस जो एमएसटी का हिस्सा हैं, क्योंकि हमें कुछ एजेस हटानी है तो हमें वो एजेस चाहिए ना जो असल में मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाती हैं। तो हमें उसके लिए हमें एक ए का सेट बनाया। अब सेट बनाना किस वजह से कर रहे हैं, वैसे ए का मैटर इतना नहीं करता है जितना अगली चीज़ मैटर करती है, कि हर वर्टेक्स वी को हम लोग उसका अकेला खुद का सेट बना दें। जैसे यहाँ पे मैंने करा है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारी वर्टेक्स हैं, इनको इंडिविजुअली सेट बना दिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमें सेट बना दिया, सही है। अब ये इसका करने का रीज़न बाद में जब ड्राई रन करेंगे उसमें दिख जाएगा क्यों है। फिर हम लोग ने क्या करा, एजेस जो हमें पास हुई ना उसको सॉर्ट कर दिया वेट के हिसाब से। सही है, एजेस जो पास हुई उनको सॉर्ट कर दिया वेट के हिसाब से। क्यों? मैंने अभी बताया क्रुस्कल का मेन आइडिया ये है कि हम लोग सबसे छोटी एजेस उठाते जाएं, साइज सबसे छोटी मिनिमम वेट वाली एजेस उठाते उठाते जाएं, बस हम लोग साइकिल अवॉइड करते जाएं। सही है। तो हमने ये एज को सॉर्ट कर दिया, एजेस को सॉर्ट कर दिया बाय वेट। फिर फॉर ईच एज यू वी इन ई, फॉर ईच एज, तो बेसिकली फॉर ईच एज हम लोग हर एज ई के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, ई के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉर्टेड है ना, तो उसको आइट्रेट करेंगे तो हमारा टॉप पे सबसे शुरू में जिस पे आएंगे वो सबसे छोटी एज होगी, फिर उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी या उसके बराबर, ये ऐसे चलेगा। सही है। अच्छा, फिर इसके नीचे क्या करें, इफ़ यू एंड वी आर नॉट इन द सेम सेट, यू एंड वी, हमारा एज जो है दो वर्टिसेस को कहते हैं ना, क्योंकि दो वर्टिसेस के बीच में जो लाइन होती है उसको एज कहते हैं। तो उसका स्टार्टिंग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू कॉमा वी। यू कॉमा वी बताता है एज बिटवीन वर्टेक्स यू एंड वर्टेक्स वी। फॉर ईच एज यू वी इन ई, इफ यू एंड वी आर नॉट इन द सेम सेट, अगर ये जो दो वर्टिसेस हैं ये सेम सेट के अंदर नहीं है, तो हम लोग ये एच को ऐड कर दें मिनिमम स्पैनिंग ट्री के सेट में, क्योंकि ये हिस्सा होगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की। और फिर क्या करें, हम लोग यू और वी के सेट को कंबाइन कर दें, यू और वी के सेट को कंबाइन कर दें, यहाँ पे यूनियन के ऑपरेशन करें हैं। सही है, यू और वी के सेट को कंबाइन कर दें, और ये चलता रहेगा, जब ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर हमारा आएगा रिटर्न ए हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का सेट है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बात पे आते हैं, पहले ड्राई रन एक दफ़ा देख लेते हैं। अब ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ का यहाँ पे ग्राफ को देख लिया। अब ग्राफ की मैंने यहाँ पे एजेस ऑलरेडी सॉर्ट करके रख दी। अब यहाँ पे एजेस सॉर्ट कर दी। अभी ये टिक मार्क को छोड़ दो, टिक मार्क को मैंने करते हुए दिखाने में करा कि एच को इंक्लूड करा गया, कैसे एच को नहीं करा गया। तो पहले स्टेप में हमने सारी वर्टिसेस को सेट बना दिया, ये बन गए सारे सेट। फिर हम लोग स्मॉलेस्ट एज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट एज क्या है, एच जी है, एच जी वन। अब एक बात देखी जाए, एच और जी सेम सेट में है? नहीं है, ये डिफरेंट सेट में है। ये डिफरेंट सेट में है तो हम इनको मिला दें, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे एच और जी का जो सेट है वो मिल गया। सही है। फिर फिर आता है हमारा अगला स्टेप 3। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एज विथ वर्टिसेस नॉट इन सेम सेट। तो अभी आई सी है हमारा अभी कंसिडरेशन में। अब आई सी की जो वर्टिसेस हैं सेम सेट में हैं, आई और सी नहीं है, आई और सी सेम सेट में नहीं है, तो आई सी भी ऐड हो जाएगा। आई सी ऐड हो गया, एक सेट बन गया। फिर हमारा आता है अगला स्मॉलेस्ट है जी एफ भी सेम सेट में नहीं था, ये एफ और जी एच अलग सेट है ना, तो इनको भी फिर कंबाइन कर दिया। कौन सा सेट बन गया, एफ जी एच। दोनों सेट को कंबाइन पूरा पूरा करा, जी को बस ऐड नहीं करा। सही है, हम लोग जी को बस अकेले ऐड नहीं करते, हम लोग एफ जी एच दोनों के पूरे पूरे सेट को करते हैं कंबाइन। अच्छा, फिर हमारा आता है अगला एच सी एफ। हमारा सी एफ भी सेम सेट में नहीं है, सी एफ भी सेम सेट में नहीं है, तो हमने कंबाइन करा तो सी एफ जी एच आई, ये एक सेट बन गया। फिर हमारा आता ए बी भी सेम सेट में नहीं है, तो ए बी को भी कंबाइन कर दिया और ए बी एच को भी डाल दिया ए के अंदर। लेकिन फिर हमारा आता है स्टेप 7। अब यहाँ पे एक बात देखी जाए, ए बी के बाद सबसे छोटी एच कौन सी थी, आई जी। लेकिन हमने कौन सी एच ऐड करी, हमने तो सी डी ऐड करी, आई जी क्यों नहीं करी? आई जी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो अभी सेम सेट में है। आई जी जो है यहाँ पे देखा जाए, आई और जी सेम सेट में है, और इसी तरीके से एच और आई भी सेम सेट में है। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बेसिक सा ये है कि अगर अगर तुम्हारे कुछ वो हो जाए,
अगर यहाँ पे इसको पूरा इरेज कर दूँ और फिर बनाया जाए यहाँ पे, ये नोट्स बेसिकली समझो हैं बने हुए। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर तुमने ये एज को मिनिमम स्पैनिंग ट्री में डाला, अब तुम्हारा एक और एज तुमने ये वाली डाल दी, अब एक बात बताओ, तुम्हारी एक एज यहाँ पे ये वाली भी हो सकती है। तो यार एक बात बताओ, जब इस एच को डाल देते हो, इस एच को डाल देते हो, इस वर्टेक्स को सी कहो, इसको बी कहो, इसको ए कहो, जब इस एच को डाल देते हो ना, बी सी वाली एच को जब डाल देते हो, पहले ए भी डल गया, फिर जब बी सी डल गया, तो एक बात बताया जाए, हम लोग सी से ए जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं हम लोग, सी बी की लाइन, ये वाली लाइन दोनों क्रॉस कर लें। तो और अगर हम लोग ए सी वाली लाइन भी एच डाल दें, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका तो मतलब ये हो जाएगा ना कि हमारा तो एक साइकिल बन जाएगा। अगर सेम सेट में ऑलरेडी हैं, सेम सेट में होने से इसका मतलब क्या है? सेम सेट में होने से मतलब ये है कि हम लोग इस वर्टेस से बाकी सारी उस सेट के अंदर वाली वर्टेसेस को रीच ऑलरेडी कर सकते हैं। अगर उनको ऑलरेडी कर सकते हैं रीच, अगर हम लोग कोई ऐसा और एज डालते हैं जो उसको डायरेक्ट एज बनाए किसी वर्टेस से, जैसे ए बी सी, अभी समझो तुम्हारा सेट बन गया ए बी और सी सेट बन गया। तो अगर तुम इसके अंदर, इसका बेसिकली मतलब क्या है, तुम ए से सी भी जा सकते हो, वाया बी सी से ए भी जा सकते हो, ए बी भी जा सकते हो, बी सी भी जा सकते हो, तुम ये सारा कर सकते हो। तो तुम्हारा एक ए और सी की एज डालने से क्या होगा, तुम ना ऑलरेडी ए बी सी करके जा सकते हो सी पे, तो तुम्हारी ए सी की एज जो है ना एक साइकिल बना देगी। और साइकिल ट्री के अंदर नहीं होता, साइकिल जो है ट्री के अंदर नहीं होता। ये वाली बात सही है। और तो इस वजह से हमारे सेम सेट वाली चीज़ों को हम लोग नहीं लेते। और इसका एक और अच्छा एग्जांपल यहाँ पे एक और भी देख सकते हैं, अगर हम लोग सेट के हिसाब से जाना चाहें। ये हमारा ए बी सी और ये डी। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल दिखाना है। अब हमारी एक एच समझो ऐसी बनी हुई है, ये दो हैं। तो अभी दो सेट कौन से हैं? अभी दो सेट हैं, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। सही है। अब ए कॉमा बी सी कॉमा डी हैं। तो अब हम एक बात बताओ, अगर हमारा समझो अब मिनिमम एज ये वाली है, बी कॉमा सी, अब ये तो हो गया। अब इसमें सिंपल सी बात बताओ, जब हम लोग जब सेट कंबाइन करते हैं, हम लोग जब इन दोनों सेट को जब मिला देंगे, तो उसका बेसिकली जियोमेट्रिकली मतलब क्या हुआ? उसका जियोमेट्रिकली मतलब हो गया कि हम लोग ए से बी जा सकते, बी से सी भी जा सकते, ए से सी जा सकते, ए से डी जा सकते, वो कनेक्टेड हो जाएंगे एक दूसरे में, वो एक कनेक्टेड सेट बन जाएगा तुम्हारा। ये वर्जन ऑफ ग्राफ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। सही है। ये होता है इसका मतलब, ये जियोमेट्रिक मीनिंग होती है इस सेट की। इस वजह से हम लोग सेम सेट वाली चीज़ें नहीं डालते। अच्छा, हम लोग ये सारे स्टेप करते रहेंगे, हमें बस ये यही वाली बात है, सेट को अवॉइड करना है। अच्छा, हमारा एंड में जब हम लोग ने कर दिया, तो ए हमारा होगा एज लिस्ट जो एम एस टी के अंदर है। और फिर हम लोग इस एज लिस्ट को यहाँ पे बना भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो सारी एजेस बना दी, तो हमारा एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बना, और इसकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या है? 37। सही है। क्रोस्कल एल्गोरिदम बस इतना है। अब इसका ड्राई रन ऐसे करोगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब आता है प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम एक, इसके अंदर एक स्पेशलिटी बात यह है कि अभी ये जो मैं एल्गोरिदम जो मैं समझाऊंगा, वो है नॉन मिन हीप इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि मिन हीप का कोड ज़रा अजीब सा दिखता है, इसलिए मैंने ज़्यादा अच्छे से दिखाने के लिए, क्योंकि ड्राई रन के लिए देखने के लिए ज़्यादा आसानी होगी अगर ऐसे करें, क्योंकि मिन हीप वाले का ड्राई रन करना बहुत मुश्किल, वो अजीब सा हो जाता है, बेसिकली कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स को कटा देना होता है और क्यू बना हीप बना के रखना होता है, इसलिए। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे नॉन मिनी इम्प्लीमेंटेशन, नॉन मिनी इम्प्लीमेंटेशन से हमारा ड्राई रन आता है। अब इसके अंदर नॉन मिनी इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम लोग जाके देखें, तो हमारे पास प्रिम का एल्गोरिदम देख के अभी थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन इसका जब ड्राई रन देखोगे ना, तो समझ आ जाएगा कि हर चीज़ करके आ रही है। हमारे यहाँ पे तीन हम लोग एरे बनाते हैं,
सही है। तीन एरे, एक होती है की एरे, एक होती है पाई एरे, एक होती है इन एमएसटी की एरे। अच्छा दी। अब की एरे क्या है? की एरे तुम्हारी बेसिकली वेट्स की है। वेट्स की क्या मत, वेट्स से क्या मुराद, इसके लिए पहले पाई समझ लो। पाई एरे से मतलब है कि पाई को ना ऐसे समझो, वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे ए बी सी डी, इस वर्टिसेस को। ये मैंने पाई की एरे बनाई है, इसका ऊपर देखो ए बी सी डी लिख दिया। ये असल में तो ए बी सी डी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बस समझो कि ये उनकी उनकी बता रहा है। तो ये बेसिकली बताता क्या है पाई एरे, वो जिस पोजीशन पर कोई भी वैल्यू डाल दोगे ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे सी डालता हूँ तो ये पाई एरे बताता है कि ए किस किस वर्टिस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ए जो है किस वर्टिस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे कि बी जो है, अगर हमारा ए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बी जो है ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम लोग पाई के अंदर ए डालते हैं, बेसिकली समझो उसका पेरेंट नोड, उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नोड। और फिर की क्या स्टोर करती है? की ना उसका वेट स्टोर करती है। बी जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, बी एक बी के वो प्रीडेसेसर का उसके साथ, उसकी डायरेक्ट कनेक्शन का वेट स्टोर करती है। सही है। और फिर इन एम एस टी स्टोर करता है कि हमने ऑलरेडी हमने ए वर्टेक्स को डाल लिया एम एस टी में या नहीं। हमने ऑलरेडी वर्टेक्स को अगर एम एस टी में नहीं डाला तो हम लोग उसकी एजेस को अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अगर डाल दिया तो हम उसकी एजेस को अपडेट नहीं करेंगे। सही है। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे आए, फिर हमारा आता है सेलेक्ट वैल्यू। अच्छा, प्रिम्स एल्गोरिदम का बेसिक आइडिया क्या है? प्रिम्स एल्गोरिदम का कि बेसिक आइडिया ये है कि आपको ना यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ने ये बनाया, ये ग्राफ एक छोटा सा समझ लो बन गया। ये वाला ग्राफ एक छोटा सा बन गया। सही है। अब यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं, यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि हमारा एक ग्राफ एक बन गया, मतलब हम लोग एक ये बना रहे हैं। प्रिम्स का बेसिकली बात ही होती है, बल्कि इसका भी रोको। प्रिम्स की बेसिकली बात ही होती है कि हमें ना एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ करना होता है, और हमें उस स्टार्टिंग पॉइंट को चूज़ करके ना उधर से छोटी छोटी एजेस उठानी शुरू करनी है। बेसिकली हम लोग क्रुस्कल की तरह ही कर रहे होते हैं कि हम लोग मिनिमम वेट एजेस उठाते हैं। बस हमारी कंडीशन ही होती है कि वो एजेस जो है ना कनेक्टेड हों। बेसिकली एक स्टार्टिंग वर्टेक्स जो हम लोग ने अभी तक बनाया है, जैसे अगर हम लोग ए के उससे स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारी एक ये एज, हम लोग, मैं एक पूरा एक ग्राफ बना देता हूँ पहले, एक अच्छा सा। सही है, ये ग्राफ बना दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखें ना, हमारा बेसिकली समझो ए स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारा प्रिम्स का आइडिया ये कि हम लोग ने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, हम लोग देखेंगे उससे कनेक्टेड एजेस को, और देखेंगे उसमें से मिनिमम क्या। अब समझो ये वाली एज जो है ना मिनिमम है, तो हमने इस एज को ना ऐड कर दिया। सही है। फिर हमारी दो वर्टिसेस आ गई ना एमएसटी की। अभी ए और डी आ गया है हिस्सों में। सही है, ए और डी आ गया। तो अब हम देखेंगे कि ए और डी से कनेक्टेड एजेस जो है उनमें से मिनिमम क्या है। जैसे ए के साथ ये वाली एज कनेक्ट है अभी, और डी के साथ ये वाली है, तो हम इन दोनों में से देखेंगे मिनिमम क्या है, इन दोनों में से देखेंगे। अब समझो ये वाली एज मिनिमम है, तो हमने इसको डाल दिया। सही है, ये डाल दिया। फिर हम लोग देखेंगे ए डी और सी से कनेक्टेड मिनिमम कौन सी है। सी के साथ दो है, ए के साथ दो है, डी के साथ और कोई है नहीं। तो अब हम समझो सी का ये वाली एज सही हो गई, ये वाली एज हो गई। तो फिर क्या होगा कि ये अपडेट हो गया, ये अपडेट हो गया। अब बी क्योंकि ऐड हो गया ना एमएसटी के अंदर, तो हम लोग ना इसकी वाली एज को कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर एज डाल दिया ना तो हमारा साइकिल बन जाना है। सही है, तो हम लोग इस एच को नहीं लेंगे। ये हमारा डल गया। फिर हमारा बचता है कि ए डी सी और बी, इन चारों से कनेक्टेड में से मिनिमम एज उठाओ। अब दो एज हैं, दो एज कंसिडरेशन में। अब समझो ये वाली एज है असल वाली सबसे छोटी एज, तो हम लोग इसको उठाएंगे। और फिर हमारा क्योंकि ये वाली एज जो है साइकिल बना देगी, तो हम लोग इसको नहीं डालेंगे। और ये हमारा हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ऐसे प्रिम्स एल्गोरिदम काम ऐसे करता है। अगर डिस्क्रीट से रिवाइज कर लो तो वो भी अच्छा, वो आइडिया दे देगा। सही है। फिर आता है हमारा कि हमारा यहाँ पे हमने एक सेलेक्ट कर लिया। हमारे इनिशियलाइजेशन के वक्त हम लोग कह देते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है ना, उसका जो की वैल्यू है ना वो ज़ीरो है।
और उसका पेरेंट नोड कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग वर्टेक्स है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड तो होगी लेकिन वो एक तरीके से पेरेंट नोड उसका कुछ नहीं होगा। सही है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर लूप में हर वर्टेक्स के लिए हम लोग सबसे मिनिमम की वैल्यू वाली वर्टेक्स निकालेंगे जो एमएसटी के अंदर नहीं है। हम लोग सबसे मिनिमम की वैल्यू वाली वर्टेक्स निकालेंगे जो एमएसटी के अंदर नहीं है, मतलब जिसका एमएसटी में फॉल्स है। सही है। और उसको ट्रू करेंगे, यू हमारा आ गया वो वर्टेक्स, उसको ट्रू करेंगे एमएसटी के अंदर क्योंकि हम लोग ने बस ऐड कर दिया अब। और ये किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग साइकिल अवॉइड करें, ताकि हम लोग वापसी इसकी तरफ एक और एज ना बना दें जो इसको कनेक्ट कर रही हो। सही है, साइकिल ना बन जाए। और फिर क्या, फिर काम क्या करते हैं, फिर हम लोग फॉर ईच वर्टेक्स वी एडजेसेंट टू यू, फॉर ईच वर्टेक्स वी एडजेसेंट टू यू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको चेक करते हैं जो हमने वर्टेक्स निकाली बेसिकली यू से कनेक्टेड वर्टेक्स, मतलब कि जैसे ए के साथ कनेक्टेड ये ए बी और डी थी, तो हम लोग चेक करेंगे फॉर ईच वर्टेक्स वी कनेक्टेड टू ए, फॉर ईच वर्टेक्स वी जो कि बी और डी कनेक्टेड टू ए क्योंकि वो कनेक्टेड है उससे, उनको देखेंगे, उनको चेक करेंगे कि वो वो एमएसटी के अंदर अभी तक ऐड हुए या नहीं। अगर नहीं ऐड हुए और उनका जो वेट है, उस एच का जो वेट है वो लेस देन की ऑफ वी है, मतलब अभी तक जो वर्टेक्स वी है उस तक मिनिमम एज जो निकली थी उससे भी कम वाली एज अगर हमें मिल जाए, ये वेट ये वाली एज उससे भी कम हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, अपडेट कर देंगे कि उसका प्रीडिसेसर यू हो गया, उसकी की हो गई वेट ऑफ यू वी। और फिर हमारा ये चलता रहेगा और एंड में हम लोग ना पाई रिटर्न कराएंगे। और पाई क्या होल्ड करेगा, पाई होल्ड करेगा तुम्हारी वो क्या कहते हैं प्रीडिसेसर, और उसको उससे कंस्ट्रक्ट करना है एमएसटी का, वो कनेक्टिंग पेरेंट नोट्स होल्ड करेगा तुम्हारी वर्टिसेस के। सही है। इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी और क्रिस्टल की टाइम कम्प्लेक्सिटी, इसका ड्राई रन की बात करते हैं। अच्छा हाँ, ये मिन हीप इम्प्लीमेंटेशन है, मिन हीप इम्प्लीमेंटेशन भी एग्जैक्ट सेम काम करती है। वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा ये इन एम एस टी चेक करना नहीं पड़ता, और हमें फिर वो उसको क्योंकि हम लोग उसके अंदर से डायरेक्ट निकाल देते हैं, हमारा चेक ये छोटा बन जाता है, इस वजह से ओवरऑल बेहतर होती है। अच्छा अब इसका ड्राई रन करें, अब इसका ड्राई रन करें इस ग्राफ पे। हमारा पहले है इनिशियलाइजेशन स्टेप जिसके अंदर हमने सेलेक्ट करी हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स, मैंने ए ले ली, फिर मैंने की एरे बनाई, की एरे के अंदर ए की वैल्यू की पे तो ज़ीरो हो गई, बाकी सबकी इन्फिनिटी हो गई, और फिर ए की वैल्यू निल है, उसकी बाकी सारी वैल्यूज़ भी निल है। और इन एम एस टी अभी सारे फॉल्स हैं, इन एम एस टी अभी सारे फॉल्स हैं क्योंकि जब फॉर लूप के अंदर जाएंगे ना ए की वैल्यू ज़ीरो, तो वही सबसे मिनिमम वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और ए ट्रू बन जाएगा। सही है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए, अब जब हम लोग यहाँ पे आए ना, हमारा u एक्सट्रैक्ट मिन वाली क्या वैल्यू करके u जो निकला ना वो है a, ये u यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मिन जो मैंने करा था u इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट मिन, वो a निकला। अब a से कनेक्टेड वर्टिसेस, a से कनेक्टेड वर्टिसेस कौन सी हैं, b और h, उनका वेट जो है क्या है, फोर, फोर लेस देन इन्फिनिटी है, हाँ है ऑब्वियस बात है, तो फोर डल गया। इसी तरीके से h का भी एट आया, एट लेस देन इन्फिनिटी, वो भी डल गया। सही है। ये हमने अपडेट करा और हमने फिर पाई के अंदर अपडेट करा, हम लोग बी और एच कैसे जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं ना, तो ए से बी, ए से एच, तो हमने इसका प्री डिसेसर डाल दिया ए। चलो सही है, ये अपडेट हुआ और हमारा इन एम एस टी में ए ट्रू हो गया। अच्छा अब जब एक वैल्यू जब ट्रू हो जाती है ना, उस वाली वैल्यू का ना की छेड़ोगे बाद में ना पाए छेड़ोगे बाद में, वो फिक्स हो गया है। फिर हमारा आता है स्टेप थ्री। अब स्टेप थ्री में हमें ये वाली एरे देखनी है की वाली, और इसमें से मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। इससे मिनिमम वैल्यू क्या है, फोर है ना, और फोर वैल्यू वाली वर्टिस कौन सी है, बी है, बी है ना फोर वैल्यू वाली वर्टिस। तो तो हमारा हमने बी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बी को फिर ट्रू कर दिया, बी ट्रू हो गया। फिर हमने बी से कनेक्टेड वर्टिस अपडेट मारी, बी से कनेक्टेड क्या है, एट सी और 11 एच। अब एक बात बताओ, एच वाला देखा जाए, एच की वैल्यू अभी 8 थी, 11 क्या लेस देन 8 है, नहीं, तो एच की वैल्यू तो 8 ही रहेगी, एच का प्रीडिसेसर अभी भी ए ही रहेगा। लेकिन सी की वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो उसको अब 8 मिल गया, तो हमने 8 रख दिया और उसका प्रीडिसेसर क्या कर दिया, बी, और फिर बी यहाँ पे ट्रू हो गया। अब इसी तरीके से चलते जाओगे और यही करते जाओगे, और एंड में जाके ना जब सारा अपडेट्स वगैरह कर दोगे, इन दी एंड जो बचेगा
वो जब तुम्हारे सारे ट्रू हो जाएं, जब सारे ट्रू हो जाएंगे ना, तुम्हारे इन दी एंड बचेगा एक पाए। वो जब पाए रिजल्ट आया ना, वो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। वो हमारा बताएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एजेस ही हैं। अच्छा, अब इसको देख के कंस्ट्रक्ट कैसे करा जाता है? अब इसको देख के कंस्ट्रक्ट ऐसे करा जाएगा कि अगर यहाँ पे देखो, पहले तो हम सारी वर्टिसेस बना दो, सारी वर्टिसेस बना दी। सारी वर्टिसेस बनाने के बाद क्या करो, एक ए का प्रीडिसेसर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो उसको इग्नोर करो। बी का प्रीडिसेसर क्या है? ए है। तो ए से बी एक लाइन बना दो और उसका वेट लिख दो। फिर बी, सी का प्रीडिसेसर क्या है? बी है, बी से सी लाइन बना दो। डी का प्रीडिसेसर क्या है? सी है, सी से डी लाइन बना दो। ई का प्रीडिसेसर डी है, डी से ई लाइन बना दो। फिर एफ का प्रीडिसेसर क्या है? सी है, तो सी से एफ लाइन बना दो। और इसी तरीके से लाइन बनाते जाओ, और फिर करोगे तो तुम्हारा एंड में एम एस टी क्या है? 37। अब ये एम एस टी, क्रुस्कल वाली एम एस टी आई है क्या? क्रुस्कल में जो एम एस टी आई, हाँ वही वाली आई है आई थिंक। नहीं, वो वाली नहीं आई, दूसरी एम एस टी आई है। क्योंकि इस ग्राफ में मल्टीपल एम एस टी है ना, मल्टीपल एम एस टी है। लेकिन उनकी कॉस्ट क्या आई है? सेम आई है 37। उस क्रुस्कल की भी आई थी 37। सही है, क्रुस्कल की भी आई थी 37। और ये हमारा हो गया एल्गोरिथम। अच्छा, अब हम आते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी पे। देखो, क्रुस्कल ये टाइम कम्प्लेक्सिटी आराम से निकलती है। तो हमें बस एक बात देखनी है, तुम्हारे मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर जो देखने की है। वो है कि एक मेक ईच वर्टेक्स इस ओन सेट, वो तो ओ ऑफ वी टाइम लेगा। एक सेट बनाने में ओ ऑफ वन टाइम लगता, वी सेट बनाओगे ओ ऑफ वी टाइम लग गया। फिर सॉर्ट ई बाय वेट, ये है एक मेन पॉइंट, क्योंकि तुम्हें एजेस को सॉर्ट करना है ना। एजेस को अगर सॉर्ट करके बिना तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो तुम्हारा एक वो लिनियर टाइम लुकअप हो रहा होगा हर लूप में, तो वो ओ ऑफ वी स्क्वायर और वो बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बैड है। तो इससे बेहतर है कि ई लॉग ये यहाँ पे सॉर्ट कर दो। अब सॉर्ट करने के लिए तुम क्विक लगाओ या मर्ज लगाओ, तो ओ ऑफ ई लॉग ही हो गया, ओ ऑफ ई लॉग ई हो गया। सही है। फिर हमारा आता है फॉर लूप। फॉर लूप जो है वो कितनी दफ़ा चलता है? फॉर लूप के आराम से देख रहे हैं, फॉर ईच एज यू वी इन ई, फॉर ईच एज यू वी इन ई। फॉर ईच एज यू वी इन ई का क्या मतलब? सारी एजेस ना, तो ओ ऑफ ई हुआ ना, ई टाइम्स चलेगा ये फॉर लूप। ई टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा, और इस फॉर लूप के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सारा कांस्टेंट टाइम काम है, क्योंकि हम लोग सेट्स यूज़ कर रहे हैं। सही है, तो ओ ऑफ ई टाइम्स चलेगा। तो वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी इन दी एंड फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनती है? ओ ऑफ ई लॉग ई। अच्छा, तुम इसमें एक चीज़ देख रहे होगे, हमने ओ ऑफ वी को कटा दिया। ये नॉर्मली नहीं करना चाहिए, हमें इसको ऐसे ही हटाना नहीं चाहिए ओ ऑफ वी को। लेकिन इधर एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है? ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताई नहीं, लेकिन कनेक्टेड ग्राफ जो है ना, अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड है ना, उसकी एट मिनिमम जो है ना, अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड है, जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, एट मिनिमम अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड होगा ना, तो जैसे ये ग्राफ कनेक्टेड है, इस एक ग्राफ कनेक्टेड होने के लिए ना, एट मिनिमम उसकी नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी होंगी? v-1। नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 होनी होंगी। सही है। तुम्हारे ग्राफ को कनेक्टेड होने के लिए एट मिनिमम उसके पास नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 जितनी होनी होंगी। वो इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। ये ग्राफ भी कनेक्टेड है, ये ग्राफ भी कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी ये वाली, जैसे ये वाली अगर लाइन काट दूं, तो क्या ये कनेक्टेड है? नहीं है, ये एक वर्टेक्स कनेक्ट ही नहीं है। तो तुम्हारे किसी ग्राफ को कनेक्टेड होने के लिए एट मिनिमम उसके पास ओ ऑफ वी माइनस ओ ऑफ वी कह रहा हूँ, v-1 एजेस होनी होंगी। सही है, v-1 एजेस होनी होंगी। तो ई क्या है? ई ऑलमोस्ट वी के बराबर ही होगा ना एट मिनिमम। ई तो वी के बराबर ही होगा एट मिनिमम। अब अगर एट मिनिमम वो ई वी के बराबर है, तो हम लोग वी को काट ही सकते हैं, क्योंकि ओ ऑफ वी लो या ओ ऑफ ई लो सेम बात। सही है, क्योंकि वो कांस्टेंट से फ़र्क है ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। अच्छा, लेकिन वर्स्ट केस में ना ओ ऑफ ई तो बहुत बड़ा भी हो, ई जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ई जो है डेंस ग्राफ, डेंस ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसकी सारी एजेस ना डायरेक्टली कनेक्टेड हो हर हर वर्टेक्स से। जैसे इस केस में डेंस ग्राफ बनाने जाओगे ना, तो तुम्हारा एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। सही है।
एक ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाने, सही है। ये सारे तुम्हारी एजेस जो हैं इतनी बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो तो एजेस कितनी होंगी, एजेस इतनी होंगी ना, जैसे ये वाली एज कितने से कनेक्टेड है, ये वाली वर्टिस की कितनी एजेस हैं, जितने नंबर ऑफ नोड्स इसके अलावा हैं वो हैं, तो v-1 है ना, v-1 एजेस होंगी इसकी, सही है। फिर इसकी एजेस कितनी है, हमने ये वाली एज काउंट कर ली, हम इसको वापसी काउंट नहीं करेंगे, तो इसकी कितनी होगी, v-2 होगी, v-1 तो प्लस v-2 हो जाएगा। और इसी तरीके से चलते जाओगे तुम प्लस करते करते, प्लस डॉट डॉट +2 +1, सही है। तो ये तुम्हारा एक नेचुरल सम हो गया ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सही है। तो तुम्हारा ये सम का फॉर्मूला क्या होता था, ये क्या वो तुम्हारा बेसिकली n टाइम्स n+1/2 होता था, n टाइम्स n+1/2 होता था। वो v-1 टाइम्स v+2 करो, v स्क्वायर समथिंग आ जाएगा, सही है। v स्क्वायर समथिंग ओवर 2 आ जाएगा, तो तुम्हारा इन दी एंड बेसिकली ई बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर के, ई बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली। तो तुम्हारा जब डेंस ग्राफ होगा ना, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तुम्हारी ओ ऑफ ई लॉग वी बन जाएगी, जो कि एसिम्प्टोटिकली सिमिलर है ओ प्रिम्स एल्गोरिथम की, सही है। वैसे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला, एक मिनट में वापसी देखूँ ज़रा। हाँ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यही है, n टाइम्स n+1/2, सही है। वो करने से तुम्हारा बेसिकली वी स्क्वायर आया, तुम्हारी इन दी एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस, एकदम वर्स्ट केस सिनारियो जब तुम्हें डेंस ग्राफ को करना होगा ना, तो ओ ऑफ ई लॉग वी होगी। लेकिन उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन होती हैं, अगर तुम जैसे स्लाइड का वो एल्गोरिदम फॉलो करो, या स्लाइड का कह रहा हो जो सर ने अलग से वो शेयर करी थी उसका फॉलो करोगे, तो उसके अंदर भी थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन है कि हम लोग हर सेट, हम लोग का जैसे ही सारे एक ही सेट बचता है, मल्टीपल सेट्स नहीं होते, हम लोग रुक जाएं और ये चेक करें, तो वो भी चलता है। अच्छा, वो हो गया क्रुस्कल की टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब आती है हमारी प्रेम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, बिना मिनिमम मिन हीप इम्प्लीमेंटेशन के हमारी प्रेम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। हमारे प्रेम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिना मिन हीप इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखो क्या है। तुम्हारा एक होगा इनिशियल फॉर लूप के अंदर देखो क्या है, i 1 to v, मतलब o ऑफ v होगी, ऑब्वियसली v दफ़ा चलेगा। फिर तुम्हारा एक्सट्रैक्ट मिन, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मिन के अंदर आपसे देखो, हम लोग ने क्रुस्कल के अंदर ना सॉर्टिंग कर दी थी एजेस की, यहाँ पे हम लोग ये सॉर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है वो की के टेबल से, की के एरे से निकाल रहे हैं ना हम लोग मिनिमम वैल्यू, और वो की एरे भी चेंज होती रह रही है, तो हम लोग सॉर्टिंग नहीं करेंगे इसके लिए। तो हमें इसको लिनियर टाइम लुकअप करना होगा, पूरी एरे चेक करेंगे, उससे मिन निकालेंगे, तो ओ ऑफ वी हो जाएगा, वो भी ओ ऑफ वी हो गया। और वो ओ ऑफ वी हर आइटरेशन में होगा, हर आइटरेशन जो आउटर फॉर लूप है उसके उसमें वो वी दफ़ा चलेगा, सही है। अच्छा, फिर ये फॉर ईच लूप क्या चलेगा, फॉर ईच लूप बी इन दी एंड वी एडजेसेंट टू यू। भाई देखो, तुम्हारा एक हमने एक बात करी थी कि इन एम एस टी अगर तुम्हारा ट्रू सेट कर दिया जाए, तो हम लोग उसको बाद में कभी देखते ही नहीं उस वर्टेक्स को। हम लोग जो हैं, अगर हम लोग इन एम एस टी सेट कर दें, तो हम लोग फिर बाद में उस वर्टेक्स को देखते ही नहीं है। तो इन दी एंड ये तुम्हारा ये तुम्हारा एक आइट्रेशन में ना ओ ऑफ वी देख लेगा, वी वर्टिसेस देख लेगा ना एट मैक्स। इन द वर्स्ट के सिनारियो ये फॉर लूप कितनी दफ़ा चल सकता है, वी दफ़ा चलेगा। तो ये वर्स्ट के सिनारियो हर आइट्रेशन के अंदर वी दफ़ा चलेगा, सही है। उससे भी कम चलता है, क्योंकि असल में तुम्हारा वो जब सेट हो जाता है तो तुम उसको देखते ही नहीं हो ना, उसको देखोगे नहीं तो फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, सही है। ये हमने कर दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ये फॉर लूप भी वी दफ़ा चलेगा, ये भी वी दफ़ा चलेगा, तो हमारी इंडियन टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ वी टाइम्स ओ ऑफ वी प्लस ओ ऑफ वी, तो ये ओ ऑफ वी स्क्वायर बन जाएगी। बिना मिन हीप के ये करोगे तो ओ ऑफ वी स्क्वायर है, सही है। लेकिन फिर आती है बात कि तुम्हारा अगर एम एस टी प्रिम वाला जो हीप इम्प्लीमेंटेशन है, अच्छा, हीप इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज़ का अच्छा हो जाता है कि तुम्हें ना इन एम एस टी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हीप के अंदर से जब तुम एक्सट्रैक्ट मिन करते हो ना, वो हीप से निकाल के उसको हटा देता है, वो हीप से निकाल के उस एलिमेंट को
हटा देता है, सही है, तो वो तुम्हारा कभी उसको वापसी देखोगे ही नहीं, सही है। फिर तुम क्या करते हो, वो निकाला, अच्छा फिर एक्सट्रैक्ट मिन का जो ऑपरेशन है ना मिन हीप का, वो भी ज़्यादा एफिशिएंट है। वो जो है लॉग वी टाइम लेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भी, वो है लॉग वी टाइम लेगा, और डाटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है, उसको देख सकते हो अगर जाके देखना हो, उसको प्रूफ कैसे करते हो, वो लॉग वी टाइम लेगा, सही है। एक्सट्रैक्ट मिन का जो ऑपरेशन है ना, वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना उसका लॉग टाइम लेगा, तो ओ ऑफ लॉग वी लेगा, सही है। फिर फॉर ईच वी इन जी, जी डॉट एडजेसेंट यू, वही वाली चीज जो हम लोग इस फॉर लूप फॉर ईच वर्टेक्स वी एडजेसेंट टू यू, इफ यू बिलोंग वी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब वी जो है इस क्यू के अंदर है, और डब्ल्यू यू वी इज लेस देन वी डॉट की, ये वाली चीज जो है, ये तुम्हारा वही अपडेट हो जाएगा, वही हो जाएगा, डिक्रीज की वाला हो जाएगा, ये वाली बात, ये भी कुछ नहीं है। अच्छा लेकिन ये डिक्रीज की करने से तुम्हारा अपडेट कर देगा वो मिन हीप को, ताकि सारा ऑर्डर वापसी हो जाए, सही है। लेकिन बेसिकली इसके अंदर तुम्हारा फिर क्या हो जाता है, वाइल जब तक तुम्हारा क्यू जो है एम्प्टी ना हो जाए, मतलब कि ओ ऑफ वी टाइम्स चलेगा ये वाइल लूप। फिर फॉर ईच वर्टेक्स वी इन जी, अच्छा अब इसमें बात आती है कि तुम्हारे ये जब करता है ना चेक, तो ये तुम्हारा बेसिकली हीप के अगेंस्ट चेक कर रहा होता है ना, कि हीप के अंदर है भी या नहीं। अब हीप के अंदर अगर एक चीज़ नहीं होगी ना, तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो लुकअप ओ वन टाइम लेगा। ये फॉर ईच, ये हर दफ़ा वी दफ़ा नहीं चल रहा होगा बेसिकली, सही है, उससे कम टाइम ले रहा होगा थोड़ा, सही है। वो तुम्हारा एज जितना टाइम ले रहा होगा, टू टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस जितना टाइम लेगा, क्योंकि वो हर दफ़ा एजेस वाला देख रहा है, क्योंकि जी डॉट एडजेसेंट यू, जी डॉट एडजेसेंट यू से मतलब है कि वो एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स तुम जो प्रोवाइड करोगे ना, उसको यूज़ करके देख रहा होगा। अब उसके अंदर तुम्हारा एडजेसेंसी लिस्ट अगर प्रोवाइड करो, तो वो देखेगा सिर्फ उससे कनेक्टेड, तो वो मतलब कि क्या देख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ एजेस देख रहा होगा ना, वो हर दफ़ा एजेस जितना देखेगा, तो इन दी एंड टोटल वो क्या कर रहा होगा, वो टू टाइम्स ई देख रहा होगा, टू टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस देख रहा होगा। तो वो जो इफ, वो जो फॉर लूप ये वाला है ना, वो टू टाइम्स ई दफ़ा चलेगा, सही है। फिर ओवरऑल क्या हो जाएगी, ओ ऑफ वी टाइम्स ओ ऑफ लॉग वी प्लस ओ ऑफ वी टाइम्स ओ ऑफ लॉग वी, ये करेंगे, ये ओ ऑफ वी टाइम्स लॉग ओ ऑफ वी लॉग वी प्लस ओ ऑफ वी लॉग वी, मैंने अभी बताया था वी एट एट मिनिमम, तो ई तुम्हारा एट मिनिमम वी के बराबर ही होगा, तो ओ ऑफ वी लॉग वी तुम्हारी असल हो गई टाइम कम्प्लेक्सिटी, सही है। ये तुम्हारा हो गया इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कैलकुलेशन, सही है। और यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर एंड होता है।